जून की दोपहर मुंबई के अंदर एक लड़का रिक्शा चला रहा। उसने अपने चेहरे को गमछे से कवर कर रखा हुआ था। तेज धूप के कारण उसे रिक्शे में एक जो लड़की बैठी हुई थी, उसने भी अपने चेहरे पे दुपट्टे से कवर किया हुआ था। अब वह रिक्शा खींच रहा था। रिक्शा खींचते खींचते उसे बहुत तेज गर्मी लगती है, तो वह साइड में ही उसे एक पानी की टंकी दिखाई देती है जिस पर लिखा हुआ था शीतल पेयजल। तो वह रिक्शा वाला उस लड़की से कहता है कि मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं जाकर यहाँ से पानी पी लूँ। तो वह लड़की कहती है ठीक है, कोई परेशानी नहीं, तुम वहाँ पर जाकर पानी पी सकते हो। उसके बाद वह रिक्शा वाला रिक्शे से उतरता है और वहाँ जाकर अपना गमछा चेहरे से हटाता है और पानी पीने लगता है। अब जैसे ही रिक्शा में बैठी हुई लड़की उसके चेहरे को देखती है, तो देखते ही एकदम से परेशान हो, थोड़ी सी दुखी थी। अब इसके बाद वह लड़का दोबारा से अपने गमछे को लपेटकर उस रिक्शा पर आकर बैठ जाता है और उसे रिक्शा को खींचने लगता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर वह लड़की अपने पास से एक छाता निकालती है और छाता निकालकर उस लड़के के ऊपर तान देती है। अब इसके बाद वह लड़का कहता है कि मैडम, आप परेशान बेशक ना हो, क्योंकि हमारा यह रोज का काम है। रोज ऐसे ही दोपहरी में हमें इस तरह से रिक्शा खींचने पड़ते हैं। लेकिन वह लड़की वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है। वह वहाँ चुपचाप उस छाते को उसके ऊपर फैला रखती है। जैसे उसकी मंजिल आ जाती है तो वह ट्रेन में बैठना था और रेलवे स्टेशन पर जाकर जैसे ही वह लड़का रिक्शा रोकता है तो वहाँ से वह लड़की उतरती है और उतरने के बाद उसके किराए के पैसे देती है और अपने चेहरे से उस दुपट्टे को हटाती है। अब जैसे ही वह लड़का लड़की को चेहरे को देखा, तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर जो लड़की थी वह भी उस लड़के को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अभी चारों तरफ से जो लोग खड़े हुए थे वह भी उन दोनों को देखकर बड़े हैरान थे, परेशान हैं और वह सोचने पर मजबूर हैं कि यह रिक्शा वाले को देखकर यह लड़की क्यों रो रही है और यह रिक्शा वाला भी रो रहा है। आखिर क्या कहानी थी, क्या इसका था, पूरी घटना की सच्चाई के लिए जानते हैं। राजीव का घर परिवार काफी अच्छा है। उसके पास कुछ जमीन है जिस पर खेती बाड़ी किया करते हैं और राजीव एक प्राइवेट नौकरी किया करता है। उसे उसका गुजारा हो जाता था। राजीव के घर में और कोई भाई बहन उसका नहीं। उसके माता पिता हैं और उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। लड़का शादी के लायक हो गया था तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता होती है और तभी उसके पास एक रिश्ता आता है। लड़की का नाम रेशमा है, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। रेशमा के घर में कोई भाई नहीं था। रेशमा की 4 बहनें और थी जो छोटी थी। रेशमा के पिता सोचते थे कि बेटी की शादी करवा दी जाए, क्योंकि 5 बेटी हैं। एक-एक करके सभी की अगर शादी हो जाएगी तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर वह राजीव के पिता के पास अपनी बेटी के रेशमा का रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। इधर जो राजीव के पिता थे उसे भी रिश्ता अच्छा लगता है तो वह रिश्ते के लिए हामी भर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। जो रेशमा है वह दुल्हन बनकर राजीव के घर पहुंच आ चुकी थी। इधर राजीव जैसे ही पहली बार रेशमा को देखा तो उसे देखते ही उसे प्यार करने लगा, क्योंकि रेशमा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो वह रेशमा की हर ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश किया करता है। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता है। तभी रेशमा एक दिन राजीव से कहती है कि राजीव, मुझे आगे पढ़ाई लिखाई करनी है और किसी बड़े मुकाम पर हासिल करना है। इस बात को सुनकर राजीव रेशमा को एक्सपीरियंस को करता है, कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम पढ़ लिख कर किसी बड़ी नौकरी में लग गई तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ाई छोड़ दी है। अब तो मैं प्राइवेट जॉब किया करता हूँ और साथ में खेती बाड़ी को संभालता करता हूँ। अगर तुम पढ़ती लिखती हो और बड़े मुकाम को हासिल करती हो तो इससे हमारा ही नाम रोशन होगा। ऐसा कहकर वह रेशमा की पढ़ाई को दोबारा से जारी करवा देता है। इधर जो रेशमा की सास थी वह भी रेशमा पर बड़ा ही लाड़ प्यार किया करती थी। वह लोग उसे बड़े ही प्यार से रखा करते हैं
और उसे पढ़ने के लिए कभी प्रॉपर टाइम दिया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ रेशमा जहाँ पर कोचिंग लेने के लिए जाया करती, तो वहाँ पर उसकी कुछ सहेलियाँ बन जाती हैं और वह अक्सर उससे फ़ोन पर बातें किया करती। अब कभी कभी जब रेशमा राजीव उसके पास फ़ोन किया करता तो रेशमा का फ़ोन बिजी बताता, और इस बात को देखने के बाद जो राजीव का दिमाग में शक कीड़ा घुस जाता है, वह अपनी पत्नी पर शक करने लगता है कि यह किसी दूसरे लड़के से नाजायज प्रेम सब प्रसंग में है। अब इस बात को जैसे ही उसकी पत्नी घर आती है तो वह उसे कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बिजी कहाँ था। तो वह बताती है कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी और इसी वजह से मेरा फ़ोन बिजी आ रहा था। लेकिन जो राजीव है, उसके दिमाग में केवल ही बात चल रही थी कि यह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बाहर पढ़ने के लिए जाती है। यह ज़रूर किसी और के साथ नाजायज प्रेम प्रसंग में है। अब ऐसा कहकर वह उसे धुतकारने लगता है और इस बात को उल्टी सीधी बातें उससे कहने लगता है कि तू बाहर जाकर मुंह मारती है और तेरा घर में पेट नहीं भरता। अब यह बात रेशमा को बड़ी बुरी लगती है क्योंकि रेशमा कहीं पर भी गलत नहीं थी। तो अपने पति से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है तो आप चाहे जो मुझे कसम दिलवा लो, फिर जो भी काफ़ी परीक्षा को ले सकते हो। और यह आपके पास फ़ोन है, इसमें देख लो। अगर किसी का भी नंबर हो तो कहना। तुम पढ़ी लिखी हो और तुमने वह नंबर डिलीट कर दिया होगा। अब इस बात को रेशमा जैसे ही सुनती है तो राजीव से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करती जाती है। कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा सकते हो। अब जैसे ही राजीव उसकी ऊंची आवाज़ को सुनता है, उसका दिमाग पहले से ही खराब था, तो रेशमा पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही रेशमा उस ऊपर राजीव ने हाथ उठाया था तो रेशमा एकदम से बौखला जाती है और अपने पिता को फ़ोन करती है और पूरी घटना अपने पिता को बताती है कि पिताजी, इसके साथ अब मुझे एक सेकेंड भी नहीं रहना। मैं अभी के अभी यहाँ आ रही हूँ और अगर आप चाहते हो कि मैं इस घर में रहूँ तो यह संभव नहीं है क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है और मैं अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए भला सजा क्यों भुगतूं। ऐसा कहकर वह अपने फ़ोन काट देती है और अपने सामान को बांधकर सीधा अपने मायके चली जाती है। उधर उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने पिता की साफ इनकार कर देती है। कहती है कि पिताजी, जो लड़का मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं सकता, उसके साथ रहने से क्या फ़ायदा। उसके बाद कुछ दिनों तक रेशमा अपने ही मायके में रही। इधर जो राजीव था, वह भी गुस्सा होकर अपने घर पर बैठा रहता है। धीरे धीरे समय बीत रहा और समय बीतने के साथ साथ रेशमा तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर देती है। अब कोर्ट में कैसे आ गया था और कैसे समय राजीव का पास आते हैं। अब जैसे ही सामानों को राजीव देखा तो उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है और वह उस तलाक देने का फैसला कर लेता है। कुछ दिनों तक कोर्ट में कैसे चलता है और कैसे चलने के बाद उन दोनों को तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद कुछ राशि तय हो गई थी जो राजीव रेशमा को तलाक की वजह में देगा। उस राशि को चुकाने के लिए राजीव ने अपने खेत तक गिरवी रख दिए थे, लेकिन उस राशि को रेशमा को दे दिया था। अब राजीव अपने घर और रेशमा अपने घर। रेशमा अपने घर पर रहती है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, पहाड़ जैसी जिंदगी तू किसी और से शादी कर ले, लेकिन रेशमा साफ मना कर देती है। कहती है कि पिताजी, अब मुझे शादी करने नहीं है। आगे फिर कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा, तो इस वजह से मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी है। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ एक अच्छी सी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके बाद उसके पिता कई बार उसे कहते हैं कि, लेकिन वह मना कर देती है और वह अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखती है और धीरे धीरे समय बीतता है और इसके तलाक को लगभग 5 साल हो गए थे। इस दौरान उसने कई सरकारी फॉर्म भरे थे और उनके टेस्ट दिए थे, लेकिन वह टेस्ट में कुछ नंबर से रह गई थी। अब वह धीरे धीरे मेहनत करती रही और मेहनत उसकी रंग लाती है। एक दिन उसको पता चलता है कि उसने एक एसडीएम का टेस्ट क्लियर कर लिया है, अब एसडीएम बनने वाली है
और उसके लिए उसे ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। अब इस बात को जैसे ही इसके घर वाले सुनते हैं और गांव वाले सुनते हैं तो बड़ा ही खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं कि हमारे गांव की लड़की एसडीएम बनने वाली है। अब उसके बाद रेशमा जैसी ट्रेनिंग पर चली जाती है तो अपने घर में मुंबई के लिए बस की पकड़ती है और वहां पर जाकर बस स्टैंड पर उतर जाती है। वहां से उसे रिक्शा करना था और उसे रेलवे स्टेशन जाना था। रेल में बैठकर वह मुंबई जाना चाहती थी और वहां पर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहती थी। अब इसके बाद वह बस स्टैंड पर खड़ी हुई है। गर्मियों के दिन है, दोपहरी पड़ी रही है और दोपहरी की वजह से उसने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से कवर कर लिया। वहां खड़ी होकर वह रिक्शा का वेट कर रही है। तभी एक रिक्शा वाला आता है। वह उसको रोकती है और पूछती है कि यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, कितने रुपए लोगे? वह कहता है कि मैं 200 लूँगा। तभी वह उस रिक्शा वाले को मना कर देती है। कहती है कि यह रुपए तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम बताओ। तो उसके बाद कहता है कि आपको चलना है तो चलो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी में हम आपके वहाँ तक ले जाएंगे तो इतने पैसे ही लूँगा। उसके बाद दूसरा रिक्शा वाला आता है, वह 200 बताता है। उसके बाद एक रिक्शा वाला दूर खड़ा हुआ था। अब वह सब कुछ देख रहा था। उसने भी अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था। तो अपने रिक्शे वाले को लेकर वहां पर आता है। कहता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है? तो वह बताती है कि मुझे तो रेलवे स्टेशन जाना है, तुम कितने पैसे लोगे? तो उसके बाद रिक्शा वाला कहता है कि मैडम जो आपको अच्छा लगे वह दे देना। लेकिन वह कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, पहले तुम बता दो कि तुम कितने पैसे लोगे। तो कहता है कि ठीक है, आप मुझे 100 दे देना। सुबह से मेरी बोनी बनी भी नहीं है। अगर आप मेरे रिक्शे में बैठोगे तो मेरी बोनी भी हो जाएगी और हमारा पेट भरने का जुगाड़ भी हो जाएगा। इसके बाद वह लड़की उस रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शा चालक जिसने अपने चेहरे को गमछे को रखा था वह रिक्शा को चलाना है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। उसे पानी की टंकी दिखाई देता है और वह उसे लड़की से कहता है कि मैडम अगर आप कहो तो मैं यहाँ से पानी पी आऊँ। तो उसके बाद रेशमा कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप पानी पी आओ, वैसे भी हमारी ट्रेन को आने में काफ़ी देर है। इसके बाद वह लड़का जाता है और जाकर अपना गमछा हटाया। जैसे ही रेशमा की निगाह उस लड़के पर पड़ती है तो उसके चेहरे को देखकर एकदम से मायूसी हो जाती है और भीतर ही भीतर रोने लगती है। उसके बाद वह लड़का वहां से आता है, अपने चेहरे पर दोबारा से गमछा लपेट लेता है और रिक्शा को खींचने लगता है। वह लड़का और कोई नहीं, राजीव था, जिसने उसे तलाक दे दिया था। आज वही मुंबई आकर रिक्शा खींच रहा था। तभी वह थोड़ी दूर आगे चलता है तो रेशमा अपने पास से छतरी निकालती है और उसके ऊपर फैला देती है। जैसे ही छतरी उसके ऊपर लगाया तो उसको ठंडक मिलती है और वह कहता है कि मैडम आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमारा तो यह रोज का काम है और रोज हमें इसी तरह दोपहरी में रिक्शा खींचना पड़ता है। अब उसके बाद जो रेशमा है वह कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वह अंदर ही अंदर बहुत फूट फूट कर रो रही थी। धीरे धीरे उसकी मंजिल आ जाती है। जिस स्टेशन पर उसे पहुंचना था वहां पर जाकर उसने रिक्शे को रोक दिया था और उसके बाद वह रिक्शे से उतरता था। तभी रेशमा भी उस रिक्शे से उतरती है और उतरने के बाद उसने 100 रुपया निकालकर उसके हाथ में रख देती है। उसके बाद वह अपने चेहरे से दुपट्टा को हटाती है और जैसे ही रेशमा अपने दुपट्टे को हटाती है तो राजीव था, जो अब तक रिक्शा खींच रहा था, वह उसे देखते ही एकदम से भावुक सा हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते लगते हैं। अब जैसे ही रेशमा उसकी ऐसी हालत देखी तो उसकी आंखें भी आंसू से जोर जोर से निकलने लगते हैं। चारों तरफ जो लोग थे वह उन दोनों को देखते ही और देखते बड़े असमंजस में है क्योंकि एक रिक्शा वाला और एक उसे पैसेंजर है और दोनों एक दूसरे को देखकर खड़े खड़े रो रहे हैं। आखिर चक्कर क्या है? आखिर क्या बात है? तभी जो रेशमा है वह कहती है कि राजीव अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो थोड़ी देर हम बैठकर बातें कर सकते हैं। क्योंकि रेशमा के दिमाग में चल रहा था कि ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी जो इसे यहाँ रिक्शा खींचने पड़ रहा है।
उसके बाद राजीव उसके साथ जाकर एक जगह बैठ जाता है। स्टेशन के बाहर जो कुर्सियां बनी होती हैं उन पर जाकर उन दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी रेशमा राजीव से कहती है कि राजीव, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुम यहाँ पर आकर रिक्शा चलाने लगे। उसके बाद राजीव कहता है कि रेशमा, यह सब कुछ तुम्हारी ही देन है। तुम्हें जो तलाक में हमने रकम दी थी, उस रकम को देने के लिए मैंने अपनी ज़मीन को गिरवी रख दिया था और ज़मीन गिरवी होने के कारण जो मैं नौकरी किया करता था, उस घर का भरण-पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मुंबई आकर पैसे कमाए जाए और अपनी ज़मीन को छुड़वा जाए। अब इस बात को सुनकर रेशमा थोड़ी-सी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह सोचने लगती है। तभी जो राजीव है उससे पूछता है कि रेशमा, तुम कहाँ जा रही हो और तुम यहाँ कैसे आई हो। उसके बाद रेशमा बताती है कि मैं एसडीएम बनने वाली हूँ। मुंबई जाकर मुझे ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग के बाद मैं एसडीएम बन जाऊंगी। अब जैसे ही राजू इस बात को सुनता है तो उसे झटका सा लगता है और वह रेशमा से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि रेशमा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी और इस वजह से मैं तुम्हें तलाक दे दिया। बाद में जब तुम मायके रहा करती थी तो उसके बाद जब मैं जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि तुम सच में ही अपनी सहेलियों से बात किया करती थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही तुमने तलाक के पेपर भेज दिए थे और जैसे ही मैं तलाक के पेपर देखे तो उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। सोचने लगा कि इतनी छोटी सी बात पर भला कौन उठकर तलाक देता है। उस अहंकार के कारण मैं तुम्हें तलाक दे दिया था और जिस दिन मैं तुम्हारे तलाक हुआ उसके बाद मैं हर रोज़ तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ और इस बात को सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मैं अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अब तुम वैसे भी एसडीएम बन गई हो तो हमारा तुम्हारा मेल ही क्या होगा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद रेशमा कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। वह एक पर्ची पर अपना नंबर देती है और कहती है कि यह लो मेरा नंबर। अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करने की ज़रूरत हो, कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तो तुम मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हो। मैं अब इस ट्रेन में जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए कंप्लीट करनी है और बाद में तुम फ़ोन से मुझसे बात कर लेना। उसके बाद रेशमा उसे ट्रेन में बैठकर दुखी मन से मुंबई पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने रूम में जाकर आराम करने लगती है। धीरे धीरे शाम हो गई थी। शाम के समय जो राजीव था वह रेशमा के पास फोन करता है, रेशमा से बात करता है और बातों ही बातों में उन दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों जो भी किया वह बहुत ही गलत किया। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो रेशमा अब राजीव से कहती है कि राजीव, अब तुम रिश्ता मत चलाओ, तुम यहाँ पर मेरे पास मुंबई आ जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिला दूंगी। अब इस बात को जैसे ही राजू सुनता है तो वह उस रिक्शे को जमा कर देता है क्योंकि उस रिक्शे को वह किराए पर चलाया करता था और दिन भर में उसे चलाकर उस पैसे कमाया करता था। तो राजू उस रिक्शे को जमा करने के बाद सीधा मुंबई पहुंचता है रेशमा के पास और दोनों ही एक साथ रहने लगते हैं। इधर जो रेशमा है वह भी अपनी बीती बातों को याद करके इधर जो राजीव है वह भी बीती बातों को याद करता है और दोनों को पछतावा होता है कि इतनी छोटी सी बातों के ऊपर हमने अपने घर को बर्बाद कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो अचानक से दोनों ने एक दूसरे से कह देते हैं कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद रेशमा और राजीव एक मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वह दोनों अपने अपने घर वालों को बता देते हैं कि हम दोनों दोबारा से शादी कर ली और हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। उसके बाद रेशमा की पोस्टिंग हो जाती है और पोस्टिंग होने के बाद रेशमा राजीव के साथ हंसी खुशी रहा करती है। अब कुछ दिनों बाद उन्हें एक बच्चा भी हो जाता है और उस बच्चों को लेकर वह लोग दोबारा से अपने गांव आ जाते हैं और वहां जाकर जो भी इस बात को सुनता है वो बड़ा ही खुश होता है क्योंकि आखिरकार उन दोनों ने अपना घर दोबारा से बसा लिया था। अब रेशमा अच्छा सा पैसा कमाती है और पैसा कमाने के बाद अपने चारों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से करती है। वह लोग हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर
रहा करते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।